नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? हाल ही में बिहार के इर्द-गिर्द जिस प्रकार से संपूर्ण राजनीति घूम रही है, तो इससे एक बात आपको साबित करने के लिए या समझने के लिए हम आज के वीडियो में उपस्थित हुए। ये वीडियो इस विषय को लेकर है कि क्या वाक़ई में एक बिहारी सब पे भारी होता है? इसके साथ-साथ संपूर्ण विषयों का अध्ययन करने के लिए जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि सरकार ने या केंद्र सरकार ने क्यों बिहार को स्पेशल स्टेट्स का जो है दर्जा नहीं दिया। उसके साथ हाल ही में नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्उद्घाटन किस प्रकार से करा गया? क्या स्पेशलिटी है इसमें? उसके साथ-साथ आप ये देखेंगे कि बिहार में अक्सर चर्चाएँ बनी रहती हैं कि पुल किस प्रकार से ध्वस्त होते हैं। और एक संपूर्ण इस वीडियो के साथ-साथ ये भी आपको जानने को मिलेगा कि क्या वाक़ई में बिहार आई भी है या राजनेताओं को केवल सत्ता से प्यार है। के साथ अब मैं आपका इस वीडियो की शुरुआत करता हूँ। नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरा नाम है अतुल कुमार गर्ग और हम बिहार से संबंधित, बिहार पीएससी से संबंधित, बिहार के संदर्भ में संपूर्ण एग्ज़ाम में बनने वाले प्रश्नों को लेकर उपस्थित हो रहे हैं। तो पूरा वीडियो देखना ना भूलें, कंप्लीट वीडियो देखें और कुछ जेन्युइन प्रश्न हैं मेरे और ये आपके माध्यम से हैं, सरकार के लिए हैं। देखते हैं कि क्या ये वाक़ई में सत्य सिद्ध होते हैं कि नहीं होते हैं और आप इससे कितने सहमत हैं। एंड तक वीडियो को देखो, आपको कंप्लीट बात समझ में आ जाएगी कि किन-किन बिंदुओं पर विवेचनात्मक अध्ययन हम कर रहे हैं। उसके साथ में कमेंट बॉक्स में आप खुद बताना कि क्या ये प्रश्न जेन्युइन है या नहीं है, फिर आपके ऊपर मैं सारी बातें। चलिए, तैयार हैं यदि तो कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट करके बता दीजिए कि हम लोग रेडी हैं क्लास को शुरू कराएँ। बताइए फटाफट सभी प्यारे विद्यार्थी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया प्यारे विद्यार्थी। सभी लोग जुड़ गए हैं, सभी लोग आ गए हैं, तो सभी को एक बार इन्फॉर्म कर दीजिए कि सभी लोग आ जाएँ, फिर हम सेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। एक-एक बिंदुओं पे चर्चा होगी प्यारे विद्यार्थियों और विस्तार पूर्वक चर्चा होगी। नोट डाउन कर लेना, लिख लेना, संपूर्ण पीडीएफ हमारे एप्लीकेशन पे भी मिलती है आपको, तो ऐप डाउनलोड नहीं करा है तो वो कर लो, वहाँ से भी संपूर्ण जानकारी मिलेगी। चलिए, अब मैं आपकी शुरुआत करता हूँ हमारे इस सेशन की। सबसे पहले ये विषय चर्चा में क्यों आया, तो मैं आपको स्क्रीन पे पहले कुछ चीज़ दिखा रहा हूँ, फिर आप उसको देखते हुए मेरी बात को सुन लो। हुआ ये कि हाल ही में हमारी सरकार के द्वारा बजट लाया गया। बजट जो आया, इस बजट में बिहार को और आंध्र प्रदेश को विशेष तौर पे वेटेज मिला। देखने को मिला क्यों? क्योंकि इस बार राजनीति फिर से जो है दूसरी तरफ शिफ्ट होते दिखी। अक्सर सरकारें अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए ये सारी उठापटक करती हैं, समझे? इसके पहले ऐसा नहीं था कि बिहार गरीब नहीं था, बिहार के साथ समस्याएँ नहीं थी, पर केंद्र सरकार अभी तक वेटेज बिहार को नहीं दे रही थी। पर फिलहाल गठबंधन की जो सरकार तैयार हुई, उसने केंद्र को भी मजबूर कर दिया कि एकला चलो की नीति नहीं हो पाएगी तुम। इस आधार पे बिहारी बाबू भारी तो पड़ गए, समझे बात को? और क्या वाक़ई में ये बहार है कि नहीं ये समझना है। दूसरा दृष्टिकोण देखिए कि हाल ही में जो इसके फाइनेंस मिनिस्टर हैं बिहार के, इनका नाम है सम्राट चौधरी जी। क्या नाम है इनका? सम्राट चौधरी जी। तो इन्होंने बिहार में लगभग सौगात खोल दी, इस तरीके से आप समझ लें कि इतनी बहार ला दी। तो क्या ये वाक़ई में तथ्यात्मक हैं, कैसा है, सारी चर्चाएँ होंगी। उसके साथ में हाल ही में बिहार पीएससी का नोटिफ़िकेशन आया है, अब तक के इतिहास में सबसे बड़ी वैकेंसी भी मानी जा रही है। मतलब लगभग 2000 पदों पे भर्ती हो रही है। यदि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को कह दो तो पिछले 5 वर्षों में भी इतनी वैकेंसियाँ कभी नहीं आई, जितनी इन्होंने ला के रख दी। तो इस दृष्टिकोण से ऐसा तो लग तो रहा है, पर क्या वाक़ई में सत्य है? क्या होगा? लास्ट में देखना, तुम्हें सारी जानकारी मैं उपलब्ध करा दूँगा कि क्या होगा। है? तैयार हो मज़ेदार वीडियो के लिए और देखो आज कितना महत्वपूर्ण आपके लिए तैयार करा गया है। एक फैक्ट्स हैं, बड़े चर्चा आराम से करूँगा, ध्यान से सुनते चलना, नोट डाउन भी कर लेना। चर्चा हो रही है सबसे पहले मेरे प्यारे विद्यार्थियों की बैकग्राउंड की मैं बात कर लेता हूँ। ये संपूर्ण पृष्ठभूमि बिहार के इर्द-गिर्द घूमेगी। किसके इर्द-गिर्द घूमने वाली है? बिहार के इर्द-गिर्द घूमने वाली है। बिहार से संबंधित संपूर्ण विषयों को आपको जानना होगा। संपूर्ण विषयों को जानने में मैं आपको बता दे रहा हूँ कि क्या-क्या आपको मेरे साथ जानने को यहाँ पर मिलने वाला है आज की इस क्लास में। आप सबसे पहले तो उस व्यक्ति को या उस व्यक्तित्व को समझेंगे कि जिसके आधार पर ये राजनीति पूरी घूम रही है। मतलब अपने बिहारी बाबू की बात हो रही है, तो बिहारी बाबू लिख दूँ समझ जाना। दूसरा, मैं आपको बोलूँगा कि किस प्रकार से बिहार के डेवलपमेंट के लिए, बिहार के विकास के लिए जो है, फिलहाल सरकार ने इतना बजट आवंटित करा दया दृष्टि। मैं आपको उस विषय पे चर्चा करूँगा, मतलब पॉलिटी को आप थोड़ा-सा जोड़ के देखें यहाँ पे कि क्यों जो है विशेष राज्य के दर्जे की डिमांड कर रहा है बिहार, किस-किस को मिला, किस-किस को नहीं मिला और बिहार को क्यों नहीं दिया।
उसके बाद में आंध्र प्रदेश की भी थोड़ी-सी चर्चा करूँगा, हालाँकि एक वीडियो आप कहेंगे तो मैं सेपरेट आंध्र प्रदेश का भी बना दूँगा, पर आपको कहना कमेंट करना पड़ेगा, उतने सारे बच्चे कमेंट करेंगे तो ही ये वीडियो बनेगा। उसके बाद में आपकी बात करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय की, किसकी? नालंदा विश्वविद्यालय, इसको भी आपको संपूर्ण जानकारी देखने को मिल जाएगी। कुछ प्रश्न हैं मेरे, उन देखते हैं कि कैसे ये प्रश्न के जवाब आंसर मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, आप इसमें सहमत हैं कि नहीं? आगे बात करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब चर्चा आती है आपकी कि हुआ क्या? हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा नई सरकार जैसे ही बनती है, वैसे ही सरकार का बजट आता है। निर्मला सीतारमण जी रिकॉर्ड लेवल पे जो है बजट प्रस्तुत कर चुकी हैं, जो कि आप देखते जा रहे हैं। तो लगातार जो है इस तरीके से उनकी भी एक छवि जो है अच्छी होती जा रही है। और सरकार चुनाव के पहले कुछ इस प्रकार की बातें कर रही थी कि हम अकेले ही चलेंगे, 400 सीटें पार होंगी। क्या आपको पता है कि 400 सीटें पार हो जाती हैं, तो बिहार और आंध्र प्रदेश को ये विशेष पैकेज देने की ज़रूरत सरकार को नहीं पड़ती। अर्थात सरकार के प्रति या सरकार के प्रति आप ऐसा मान लें कि लोगों का रुझान कम हुआ है, अन्यथा सरकार एक बार में जीत जाती। या ऐसे कह दीजिए कि जनता अब उन वादों से थक चुकी है, जो आप बोलते थे कि हर भारतीय के खाते में इतने पैसे भेज दिए जाएँगे, हर व्यक्ति को इतनी नौकरी दी जाएगी। अभी तक कोई एम्प्लॉयमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं देखने को मिल रहा है, अन्यथा आप इस वीडियो को नहीं समझे बात को? चलो खैर समझदार समझेंगे, नहीं तो पहेलियाँ बुझाते रहो, समझाते रहो। तो देखो, दक्षिण के 5 राज्यों से अकेले जो है सबसे ज़्यादा राशि तो आपने उत्तर प्रदेश को दी। डाउट भैया सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है, मोदी जी का भी है और अच्छी खासी वोट बैंक यहाँ पर उपलब्ध है तो देना तो पड़ेगा। पॉइंट समझ गए बात को क्यों देना पड़ेगा तो मैंने आपको कम शब्दों में बता दिया। यहाँ देखो, यहाँ दक्षिण के राज्य हैं, इनका टोटल 1.95 लाख करोड़ रुपीज़ का जो है बजट है। अकेले यूपी को कितना मिल रहा है? 2.23 समझ गए लाख करोड़। बिहार ओवरऑल पैकेज है 1.25 लाख करोड़। मध्य प्रदेश हमारा अच्छा खासा है 1 लाख करोड़ 1 लाख जो है 98 अप्रॉक्स मान लीजिए आप 91 लाख करोड़ रुपीस 98,000 करोड़ रुपीस एग्जैक्टली। पश्चिम बंगाल 93, महाराष्ट्र 78, राजस्थान 75, उड़ीसा जो है 56, तमिलनाडु 50, आंध्र प्रदेश 50, कर्नाटक जो है 45। आप एमपी का इम्पोर्टेंट याद रख लो थोड़ा-सा जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। बिहार पीएससी वाले भैया आप जो हैं, जो भी सुन रहे हैं मेरे को बिहार पीएससी वाले, आपके भी कुछ प्रश्न मैं दे दूँगा। शायद आप लोग और बुद्धिजीवी हैं और मैं ये भी बताऊँगा बिहार पीएससी की तैयारी तुम लोगों को करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए एमपी वालों खासकर। समझ गए बात को या अदर स्टेट? मैं बताऊँगा अभी उसपे। ठीक है? उसके बाद यूपी थोड़ा-सा देख के रखो टॉप है तो ये आपको पता यहाँ कार्टूनिस्ट मैं नहीं बनाता हूँ, ये कार्टूनिस्ट बड़े अच्छे-अच्छे चित्र बनाते हैं, इनको कभी देखो, बड़ा अच्छा कभी-कभी तो मतलब मन मोहित कर लेते हैं। वाह! कितना अच्छा चित्र। और यहाँ एक चिंता का प्रश्न भी है, आप इनको देख लो चंद्रबाबू नायडू के दिमाग में एक प्रश्न तो आ रहा है, भैया सीटें तो मेरी ज़्यादा हैं पर बजट मेरे को कम क्यों दे रहे हैं ये लोग? और उसके साथ-साथ आप ये जानिए एनडीए के 2 सहयोगियों को मतलब जो इन्होंने सपोर्ट के माध्यम से सरकार बनी है, तो 72,000 करोड़ रुपए जो है दिए गए हैं 72,000 करोड़ बजट में। क्यों दिए गए हैं? राजनीति के चलते, समझे बात को? क्योंकि नहीं देंगे तो सरकार गिर जाएगी। क्या गिर जाएँगी? सरकार। यह सरकार मेच्योरिटी के साथ जो है बनी नहीं रह सकती, ऐसा भी समझ इस आधार पर जो है नीतीश कुमार जो हैं, यदि आप बिहार की पृष्ठभूमि थोड़ी-सी कोशिश कर रहे हैं, तो जनता दल यूनाइटेड आपसे पूछे वर्तमान में मुख्यमंत्री ये तो आपको बन जाएगा। उसके बाद में कौन-सी पार्टी है तो आपको याद रखना होगा जेडीयू चर्चा में आती है, कभी-कभी लिखा रहता है, आप पेपर में देखना शॉर्ट में लिखा रहेगा जनता दल यूनाइटेड, समझ बात को? रोड प्रोजेक्ट्स की बात कर लीजिए बिहार को लेकर, पावर प्रोजेक्ट्स की बात कर लीजिए या बाढ़ से निपटने के लिए कह दीजिए। यदि आप ध्यान से मेरी बातों को सुन पा रहे होंगे, तो मैं आपको कुछ बिंदु पे चर्चा कर रहा हूँ, उनको ध्यान कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? तो एक फैक्ट तो आपका ये हो बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो बता दोगे कि नहीं बता दोगे? बिहार का शोक एग्ज़ाम में यही प्रश्न बनेंगे, बाकी मैं आपसे चर्चा करते रहूँगा। बिहार का शोक किसे? आप बता दोगे कोसी नदी तो कोसी नदी। तरीके से याद कर लो, एक फैक्ट ये हो गया आपका, समझ गए बात को? उसके बाद में देखो, यहाँ पर मैंने एक पावर प्रोजेक्ट की चर्चा आएगी, आपसे पूछ ले पर्टिकुलर पावर प्रोजेक्ट कहाँ है, तो आप बताना पीरपैंती। क्या बोलोगे पीरपैंती? ये फैक्ट्स बता रहा हूँ आपको, अमाउंट शायद बिहार पीएससी के संदर्भ में पूछ ले कि पावर प्रोजेक्ट के लिए, पर एमपी पीएससी और अदर एग्ज़ाम्स में ये अमाउंट नहीं पूछता, आपको तो इस दिमाग नहीं लगाना। बिहार पीएससी वाले इस पे दिमाग लगाइए बिल्कुल, कि कितना अमाउंट यहाँ पर दिया गया।
रोड प्रोजेक्ट के लिए जो है आपको पता है पर्टिकुलर जो एक तरीके से कॉरिडोर्स या स्पेशल एक्सप्रेसवे बनाने की चर्चा आई है, तो उस पर बात करेंगे अभी आगे चल के। दूसरा पक्ष देखिए आंध्र प्रदेश की जो है चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में बनी तेलुगु देशम पार्टी की ये सरकार है। तो टीडीपी की सरकार के लिए भी सरकार ने बहुत पैसा दिया है, लगभग 15,000 करोड़ नई राजधानी बसाने की बात हो गई। आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत पानी, बिजली, रेलवे, सड़क जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में सहायता के लिए भी बात कर दी और पिछड़े इलाके जो हैं उनमें विकास की बात कर दी या सिंचाई से संबंधित विकास के लिए सरकार ने इस पैसे को आवंटित करा। आंध्र प्रदेश के संदर्भ में टीडीपी का नाम याद रख लो, थोड़ा सा चंद्रबाबू नायडू का नाम याद रख लो, वहां से प्रश्न बन जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के संदर्भ में अवसंरचनाओं के संदर्भ में जो संपूर्ण प्रोजेक्ट आपके लिए तैयार हो रहा है, ध्यान से सुनते चलना, मजा आएगा अभी आगे चल के, क्योंकि एक एक फैक्ट्स पहले मैं बता दूं फिर चर्चा करूंगा सब पे, तब फिर तुम भी निर्णय लेना क्या हो रहा है। यदि बात करते हैं तो 3 एक्सप्रेसवे बनाए जाने वाले हैं, इनका नाम याद रख लेना, पटना पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर और बोध गया से लेकर दरभंगा एक्सप्रेसवे, ये एक बन रहा है। गंगा नदी पे जो है 2 पुल बनेंगे, 2 लेन पुल बनेंगे, टूटेंगे, ये बात की बात है। मज़ेदार समझ रहे हैं बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 15,000 जो है एक तरीके से गाँव में सड़कें तैयार होने वाली, 25,000 जो है गाँव में सड़कें तैयार होने वाली हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मेरे प्यारे बच्चों, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ हुई? एक प्रश्न ये बनता है। योजना वाली क्लास में मैंने डिटेल में सब बता दिया है, आपको नहीं भी है तो देख लो आने वाले समय में, और लास्ट लास्ट में सब इम्पोर्टेंट योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का हाल ही में चौथा फेज जो है, चौथा चरण जो है वो शुरू कर दिया गया है। पॉइंट समझ गए बात को? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी आपके प्री के संदर्भ में इंपॉर्टेंट एक योजना हो जाएगी, पढ़ के जाएगी। इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाए जा रहे हैं, जैसे अमृतसर, कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर के तहत जो है गया में, बिहार के गया में जो है औद्योगिक केंद्र विकसित किया जाएगा। पीर पैंती मैंने चर्चा कर ली है आपको, नेस्ट और कुछ लगभग 12 इंडस्ट्रियल पार्क भी जो है जाने थे। तो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेंगे, इनको पढ़ के जाना कितने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, तो दो, कौन कौन सा देखो, विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होगा, हैदराबाद बैंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होगा, और आंध्र प्रदेश पुनर्गठन एक्ट के तहत 15,000 का विशेष पैकेज भी जो है आंध्र। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, अब यहाँ पे आ जाइए, 2 मंदिरों के कॉरिडोर्स जो है विकसित करें। काशी जो है कॉरिडोर की तर्ज पर जो है, एक तो गया में विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर की चर्चा होने वाली है। क्या है ये दोनों? इनसे क्या प्रश्न बनते हैं वो भी मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुन। और फिलहाल देख लो कि 2 और मंदिर जो हैं या कॉरिडोर मंदिर कॉरिडोर जो है विकसित हो। एक आपका, यदि मैं आपसे बोलूँ, विष्णुपद मंदिर और एक आपका है महाबोधि मंदिर। और उसके साथ-साथ एक स्कीम याद करिएगा आप जो है, उसको थोड़ा-सा याद कर लेना है। नालंदा को टूरिज़्म हब, ये नालंदा वाला प्रश्न इस पे है, मैंने डिटेल तैयार कर दिया है। पूर्वोदय स्कीम की बात होगी तो पूर्वी राज्यों यानी बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को लेकर 26,000 करोड़ की लागत से एक्सप्रेस वे का हाईवे, 2 मंदिर कॉरिडोर और इसी का थोड़ा-सा नाम याद, की बात समझ में आ रही है? फटाफट आप लोग अपने प्रश्नों के जवाब जो है मुझे भेज दें और जो है बता दें कि आपको सेशन अच्छा लग रहा है, अभी तक इतना अच्छा है, फिर आगे बढ़ें। जल्दी बताइए। चलिए, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, ऐसे ही कमेंट करते रहें, मुझे भी पता चलते रहे, और जो लोग बाद में भी इस क्लास को कभी देखें, वो भी कमेंट करके ज़रूर बताया करें। अच्छा लगता है संवाद स्थापित करना, पता चलता है आप कितनी तैयारी कर रहे हैं, कौन लेक्चर्स दिख रहे हैं। अब आपकी स्क्रीन पे 2 मंदिर दिख रहे हैं, उनको देख लो अभी, पहले सुन लो फिर देख लो। पहला चर्चा हो रहा है महाबोधि मंदिर की। महाबोधि मंदिर आपको पता है कहाँ पर स्थित है, ये मैंने चर्चा कर ली। महाबोधि मंदिर वह मंदिर है जहाँ पर आप गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति जो मिल रही है। ठीक है? यहाँ पर एक वृक्ष हुआ करता था, इस वृक्ष को कटाने वाला जो है बंगाल का गौड़ शासक है जिसका नाम है शशांक, जिसका नाम क्या है? शशांक। हालाँकि आपसे ये पूछेगा कि ये मंदिर का निर्माण कौन कर रहा है, क्या इत्यादि, तो इस पर जो है आप फटाफट अब देख लो। वह स्थान जहाँ गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान प्राप्ति हुई, तो यही आपका जो है महाबोधि मंदिर की बात हो रही है। पहला मंदिर मतलब सबसे पहले इसको जो है सम्राट अशोक बनवा रहे हैं 3री शताब्दी में। समझ गए बात को? 3री शताब्दी ईसा पूर्व में, बीसी की बात हो रही, बीसी मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था। अब जो नई बुकें आती हैं एनसीईआरटी की, अब उस पर लिखा आता है बीसीई, बिफोर कॉमन एरा। समझ गए बात को? ऐसे। ठीक है, वर्तमान मंदिर जो 5वीं और 6वीं शताब्दी में बना है, इसे पूरी तरह से जो है ईंटों से निर्मित पुराना बौद्ध मंदिरों में से एक है। गुप्त काल के अंत में से भारत में ये मंदिर अभी भी, पहले संरचनाएँ कितनी अच्छी होती
पॉइंट को सुनना, ध्यान से सुनना, ये वही बिहार है जहाँ पर पुराने मंदिर आज तक टिके हुए हैं? और क्या ये वही बिहार है जहाँ पर अभी हाल ही के बने पुल गिर जाते हैं? पॉइंट समझे? आगे चर्चा करूँगा, अभी है इसी पे। तो विष्णुपद मंदिर की बात होती है गया जिले में। मोक्षदायिनी फल्गु नदी के किनारे। अब देखो एक प्रश्न ऐसे बनेगा कि ये किस नदी के किनारे है? तो आप बता दोगे क्या? बता दोगे? आपके प्री के एग्जाम में बनेगा तो क्या बता नहीं पाओगे? ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बनेगा तो क्या नहीं बता पाओगे? अभी प्री के ही बनेंगे आज। चेंज थोड़ा सा कम बनेगा, मैं बताऊंगा कहाँ से। आपसे पूछ ले बिहार के उस मंदिर की चर्चा कीजिए जिसका उल्लेख रामायण में भी मिलता है, तो आप इसका आंसर दे देना। पर हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है पीएससी वालों, अब ध्यान से सुन लो, एमपी पीएससी वालों और खासकर एमपी के जितने एग्जाम देने वाले, वो आप ध्यान से। इंदौर की महारानी, आपकी महारानी बहुत अच्छे से अहिल्या नगरी की रानी की बात हो रही है, समझ गए बात को? तो हम बात कर रहे हैं अहिल्या बाई के द्वारा इसका जो है क्या करवाया गया था वर्तमान मंदिर। देख लो इस मंदिर को, पिक्चर भी देख पाओगे दोनों मंदिरों की। अब आप इनसे रिलेटेड फैक्ट्स जो है मेरे हिसाब से याद कर दो, जल्दी बता दो। सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, एक एक फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना, बहुत मेहनत लगती है सबको एक जगह लाने के लिए, आपके लिए संपूर्ण क्लास को देने के लिए। या तो आप खुद से क्लास बनाओ, खूब मेहनत करो और फिर यही करते रह जाओ, ये शांति से पढ़ो और पास हो जाओ, बाकी आपके ऊपर। ठीक है? तो इस संदर्भ में मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले तो चर्चा कर ली, पर मैंने आपको बताया कि गुप्तकालीन मंदिर, ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों, गुप्तकालीन मंदिर जो निर्मित थे वो आज तक स्थिर, आज तक सुरक्षित है। और वहीं इसका दूसरा आप देखिए कि पैसा भी मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि अभी तक पैसा नहीं मिला, पहले भी पैसा मिला है। अब देखो बड़े अच्छे से कार्टूनिस्ट ने बनाया क्या है, ठेकेदार को क्या बोला जा रहा है, ध्यान से सुनो, कि मजबूत बनाना, चुनाव तक टिकना चाहिए। मतलब गंगा नदी में 2 पुल बनेंगे, ये बात तो पक्की है। भाई समझ गए बात को, क्योंकि एरिया आसपास बचा बसा ही हुआ है गंगा नदी के साथ जो। अब बात ये आती है कि इस पर बने पुल स्थिति क्या नीचे लगी पिक्चर के जैसे होंगे? पिक्चर कौन सी? ये देखो, ये दो पहलू हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये नदी पर बना पुल, और देखो ये अक्सर होता है, आज भी होता है, ऐसा नहीं है कि सर पहले होता था कि नहीं। ये एक तरफ है पुल का और ये पुल का दूसरा एंगल है, बीच में नदी बह। बीते दिनों बिहार में जिस प्रकार से पुल ध्वस्त हुए, बीच नदी पे पुल रह गए, ये चिंताजनक स्थिति। और ये चिंताजनक आज के लिए इसलिए है क्योंकि आपके पूर्वजों ने जो चीजें बनाई, जिन चीजों का निर्माण करा, वो आज इतने वर्षों तक जीवित हैं या कहीं ना कहीं है, स्थायी हैं। उन पर भी बारिश हुई, उन पर भी आपदाएं आई, पर वो नहीं तो कुछ। तो तुम इतना ईमान गिराकर कौन से प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करते हो? क्यों इतना पैसा खाते हो कि देश का विकास ना हो? और तुम बात करते हो विकसित भारत 2047 की। ऐसे भारत विकसित होगा जहां आज भी लोगों को बेसिक सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं? और क्या ऐसे बिहार का विकास होगा जो बिहार एक समय समृद्धि से भरा हुआ क्षेत्र था, आज सबसे ज्यादा गरीब, अशिक्षित, बेरोजगारी देखने को? प्रश्न तो आगे बढ़ रहा हूँ कि क्या वाकई में सही बात कही जा रही है कि नहीं? किसने इन सबको समर्पित कर दिया, भेंट चढ़ा दिया, उस व्यक्ति से जवाब तो बिल्कुल मांगा जाना है। अब सेकंड फेज पे एंटर करते हैं। अभी हमने इकोनॉमी वाले फेज को समाप्त कर दिया, अब पॉलिटी वाले फेज पे जा रहे हैं। ध्यान से समझते चलना, एक एक बात बड़ी गहराई से बोल रहा हूँ। केंद्र सरकार ने हाल ही में जो है एक न्यूज़पेपर की मैंने आपको एडिटिंग दी कि सरकार ने ये संसद में कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा। समझ, केंद्र ने स्पष्ट कर दिया कि बिहार, भले हमने आपको सपोर्ट करा है परंतु आपको विशेष राज्य का दर्जा। प्रश्न यहाँ से ये उठा, सर विशेष राज्य का दर्जा क्या होता है, किसे मिलता है, किसे नहीं मिलता है? तो क्या इसको सुनने के लिए तैयार हो, समझने के लिए तैयार हो? कमेंट बॉक्स में जल्दी तो कमेंट फटाफट देखा जाए। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, चिंता नहीं करना है। मैंने आपको बोला कि कंप्लीट वीडियो देने का ये अर्थ है, आप एक बार में संपूर्ण चीजों को समझ जाओ, कर लो, और आपका दूसरों के जैसे समय बर्बाद करना कोई उद्देश्य ही नहीं है। हमारा उद्देश्य है कम पढ़िए, अच्छा पढ़िए। चलिए, वेरी गुड। एनर्जी के साथ सारे लोग लगे हैं, बिल्कुल शेयर कर दो फटाफट, और थोड़ा सा बढ़िया अच्छे अच्छे इमोजीज भेज दो तो पता भी चल जाए कि कैसा लग रहा है किसको। बड़े इमोजीज। अब आप ध्यान से सुनो, सारी बातें आपके स्क्रीन पर भी मैंने दे दी हैं।
हुआ ये कि विशेष राज्य का दर्जा देने की बात आई। किस संदर्भ में बात आई? तो वे राज्य जो देखो भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक संसाधनों के लिहाज से पिछड़े हों। तो ये बात हुई, समझ गए बात को? किस संदर्भ में? भौगोलिक दृष्टि से वो पिछड़े हों, सामाजिक सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से पिछड़े हों और जो है आपका जो है आर्थिक संसाधनों वहाँ पर कम। इस लिहाज से जो है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने पहाड़, दुर्गम क्षेत्र, कम जनसंख्या, आदिवासी इलाका इत्यादि को जो है पिछड़े राज्यों को जो है पहचान के रूप में देखा। मतलब जहाँ पर रेवेन्यू कम हो पा रहा है, जो जल्दी विकसित नहीं हो पाएँगे। क्या संविधान में ऐसा कोई प्रावधान है देखो? तो बिहार लोक वित्त और नीति संस्था के एसोसिएट प्रोफेसर, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि कोई एक तरीके से प्रोफेसर बोल रहे हैं और बहुत समझदार व्यक्ति बोल रहे हैं कि भैया ऐसा कोई भी प्रावधान तो अब जब संविधान में नहीं है तो चर्चा क्यों है? प्रश्न पूछेगा एग्ज़ाम में कि क्या संविधान में ऐसा कुछ उल्लेख है? बहुत छोटे प्रश्न बनाता है कई बार एग्ज़ामिनर और आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। आप बोलना नहीं है भई। और आगे की बात देखिए। पहली बार 1969 में 5वें वित्त आयोग की सिफ़ारिश पर जिसने गार्डगिल फ़ॉर्मूले के तहत जो है 3 राज्यों को जो है विशेष राज्य का दर्जा दिया था। 1969 में 5वां वित्त आयोग बना। अध्यक्ष कौन है देखो? त्यागी। इन्होंने जो है गाडगिल फार्मूले के तहत जो है पहली बार 3 राज्यों को जो है विशेष राज्य का दर्जा दिया था। ये 3 राज्य कौन है? असम, नागालैंड, जम्मू कश्मीर। समझ गए? स्पेशल स्टेट जम्मू कश्मीर का छिन गया आपको पता है, समझ गए बात को? तो देश में अब तक जो है 11 के संदर्भ में बात हो रही है, जिनमें से जो है कुछ महत्वपूर्ण यहाँ लिखे हुए हैं अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड आदि शामिल। ये वर्तमान में स्पेशल स्टेट्स का जो है दर्जा रखते हैं। ये आपसे पूछ ले पहली बार कब को मिला, किसको मिला, किस समिति के तहत मिला, किस एक तरीके से जो है वित्त आयोग की सुझाव पर जो है इनको दिया। इतना कर लोगे, आगे देखो। अब प्रश्न ये उठता है कि सर क्या किसी राज्य को यदि विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है तो कुछ बेनिफिट हैं क्या? तो बिल्कुल बच्चों बेनिफिट हैं। इनको 2 श्रेणी में बाँटा जाता है, पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी। पहली श्रेणी में क्या है, मान के चलो किसी राज्य को दिया गया तो 100 रुपए दिए जा रहे हैं। यहाँ एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझा दे रहा हूँ। कैटेगरी ए की बात कर ले, कैट ए लिख दे रहा हूँ, आप समझ। कैटेगरी ए वाले जो हैं उनको 100 रुपए दिए गए। अब इस 100 रुपए में क्या होगा, 90 रुपए जो है अनुदान के रूप में होंगे। किसके रूप में? अनुदान, ग्रांट के रूप में होंगे और 10 रुपए जो है मेरे प्यारे बच्चों वो इंटरेस्ट के तौर पे दिया जाए। अनुदान का अर्थ होता है दान, एक तरीके से शॉर्ट में समझ लो, और दान में दिए गए पैसे नहीं मिलेंगे। मतलब केंद्र 100 रुपए देगी ऐसे स्टेट्स को, उसमें से 90 रुपए केंद्र को वापस नहीं मिलेगा। इतनी बात क्लियर है? 10 रुपए जो देंगे ये भी आपको जो है बिना ब्याज के देने हैं, मतलब 10 रुपए ही मिलेंगे। आप ऐसे समझ लो कि 100 रुपए में से केवल 10 रुपए रिटर्न आने वाले। तो जिस भी स्टेट्स को मिलेगा उसको फ़ायदा होगा कि नहीं होगा? समझ गए एक। कैटेगरी 2 की बात करते हैं, कैटेगरी 2 की बात करते हैं। इसमें भी 100 रुपए दिए गए, सपोज़ दैट कितने रुपए दिए गए? 100 रुपए दिए। तो इन 100 रुपए के संदर्भ में अब आपको क्या समझना है देखो कि 30% जो राशि है वो अनुदान के तौर पे दी जाती है। 30% किसके तौर पे है? ग्रांट के तौर पे है, अनुदान के तौर पे है। ग्रांट फिर से वापस नहीं आएगा, अनुदान वापस नहीं आएगा। बचा कितना? 70%। 70% राशि जो है कर्ज के रूप में दी जाती है, तो ये लोन के रूप में दी जाती है, तो ये आपका वापस आ। इसके अलावा ऐसे क्षेत्रों में जो है इंडस्ट्री लगाने पर टैक्स छूट दी जाती है, इनकम टैक्स, कस्टम, उसके बाद में इन सब में जो है रियायतें दी। प्रश्न ये उठता है कि सर बिहार को क्यों नहीं दिया गया? तो बिहार को ना दिए जाने के पीछे भी कारण समझिए कि विशेष राज्य का दर्जा देने ज़रूरी था। बिहार के पास भी संसाधन है, सब कुछ है, बात को समझिए। बशर्ते ये बात है कि बिहार जो राजनीति है उसके चलते पिछड़ गया है और कुछ नहीं। समझ गए बात को? तो अगर बिहार को मिलेगा, पर एक बात ये भी होती है कि चलो मान के चलो बिहार को दे देते हैं, झारखंड तैयार हो जाएगा, उड़ीसा तैयार हो जाएगा, पश्चिम बंगाल तैयार हो जाएगा। तो ये धीरे-धीरे डिमांड अनंत होती है और सभी राज्य बोलेंगे भाई किसको बुरा है? आपको 100 रुपए दिए जा रहे हैं, आपको उसमें से बोला जाए 90 रुपए नहीं लौटाना है, कितनी खुशी से तुम लोगे? तो ये चीज़ के बोलते हैं, ध्यान से सुनो और ध्यान से समझो। इतना अच्छा लगा हो तो मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों। हमारे यहाँ जो है जो व्यक्ति हमारे कोर्सेज़ को जॉइन करना चाहते हैं,
विधिवत क्लासेस एप्लीकेशन पे मैं सारे सब्जेक्ट की आपको दे रहा हूँ और आगे चल के मैंने ये भी आपसे वादा कर रखा है कि आपको सफल बनाने के लिए हर संभव। यदि आप एंड्रॉइड फ़ोन यूज़ करते हैं, तो उस पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक करके एंड्रॉइड फ़ोन वाले जो हैं कोर्स परचेज़ कर लें। आईफ़ोन यूज़ करते हैं, तो इस पर्टिकुलर लिंक को जो है क्लिक करके आप कोर्स को परचेज़ कर लें। मैं आपको एक बात यहाँ पर आश्वस्त करता हूँ कि आप हमारे बैचेज़ को लेते हैं, इन द सेंस आप हमारे कोर्स को परचेज़ करते हैं, तो इनमें 3 कोर्स हैं, 1 कोर्स इसमें कॉम्बो का है। क्या है? कॉम्बो का है। कॉम्बो कोर्स यदि आप परचेज़ करते हैं, तो आपको मैं बहुत बेहतरीन तरीके से 3 गुना रिटर्न करके दे दूँगा, अर्थात आपकी लागत का 3 गुना रिटर्न हो जाएगा। इसमें आपको ये भी याद रखना है कि हमने हर संभव प्रयास करा है कि आपको प्री मेंस के सारे प्रश्न बन जाएँ, आंसर राइटिंग बन जाए, सब कुछ एक जगह है बच्चों। ये चीज़ें एक जगह कभी नहीं मिलती, चाहे तो जाके देख लो, तुम्हें अलग-अलग इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे। हम भी 12 से 15 साल से हैं। हमें बहुत अच्छे से पता है कौन कितने वादे करता है, बड़े-बड़े संस्थान किस प्रकार से सारी चीज़ों को करते हैं। बाकी अब आपकी इच्छा इच्छा है, आप सस्ता लेकर बार-बार परेशान हो या थोड़ा-सा बात को समझते हुए कि नहीं सर इतनी मेहनत करके दे तो रहे हैं, बाकी फिर आपकी इच्छा है, आप ज़्यादा समझदार हैं, मैं कहूँगा समझदार बने। बात अब टॉपिक में चर्चा वापस आती है बौद्ध संबंधित ये जो है नालंदा बात आती है नालंदा विश्वविद्यालय की। तो देखो मठ के तर्ज पर बनी नालंदा यूनिवर्सिटी जो है यूरोप की सबसे पुरानी बोलोंग्रा यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से 500 साल पुरानी है। तो वो लोग जो बार-बार दुहाई देते रहते हैं विदेश जाकर पढ़ने, समझ लें और अच्छे से अपने दिमाग में सेट कर लें कि भारत वह देश है बच्चों जहाँ पहले विदेश से लोग भारत पढ़ने आते थे और राजनीति के चलते संपूर्ण भारत को जो है इधर-उधर कर दिया। समझे बात को? अन्यथा बिहार का जो नालंदा है वहाँ पर चीनी यात्री भी जो है पढ़ने आते हैं। समझे? तिब्बती धर्मगुरु जो हैं आपके दलाई लामा उन्होंने भी बोला कि हमने भैया संपूर्ण ज्ञान यहीं से प्राप्त करा है, ऐसे समझ। उसके बाद में प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग, आपको यदि याद आ रहा हो तो मैं आपको बता दूं मैंने हर्षवर्धन की एक महत्वपूर्ण क्लास आपको संपूर्ण वीडियो एक ही क्लास में दे रखा है प्री मेन से सभी एग्जाम। आप प्लेलिस्ट चेक करिए हिस्ट्री की, वहां पर है हर्षवर्धन का संपूर्ण वीडियो पड़ा हुआ है। आप हर्षवर्धन को पढ़ेंगे तब मैंने आपसे चर्चा करी है कि हर्षवर्धन के शासन काल में आ रहा है आपका कौन चीनी यात्री हिंसा। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है फटाफट बता दो। तो उसके बाद में ये यहाँ पर रहता है पढ़ता है प्रोफेसर भी बनता है और आगे चल के यहाँ से संपूर्ण ग्रंथों को या महत्व जो है अपने देश को चला जाता है। ठीक है तो उन्होंने जो है यहाँ पर डिटेल मैंने लगा दी है उसको थोड़ा सा आप पढ़। उसके साथ एक बात और आती है नालंदा विश्वविद्यालय को लेकर के, वो आती है नालंदा विश्वविद्यालय को लेकर। नालंदा विश्वविद्यालय बहुत प्राचीनतम विश्वविद्यालय है, आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है नालंदा। तो इसको एक आक्रमण हुआ था बख्तियार खिलजी के द्वारा। पर प्रश्न उठता है कि क्या बख्तियार खिलजी पहला आक्रमणकारी था? तो आंसर होगा नहीं। इसके पहले भी जब आप एचडी सांकल्य की पुस्तक को पढ़ते हैं तो उसमें ये बात वर्णित है, ये लिखी हुई है कि सर्वप्रथम जो है हूण शासक जो है मिहिरकुल जो है यहाँ पर आक्रमण कर रहा है। 5वीं शताब्दी में मिहिरकुल ने इस जो एक तरीके से यूनिवर्सिटी को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करा। उसके बाद में 8वीं शताब्दी की बात आती है, मैंने आपको बताया था बंगाल का गौड़ शासक शशांक की बात हो रही। शशांक जिसने बोधि वृक्ष को कटवाया था और बौद्ध धर्म का विरोधी था, समझ गए तो उस आया और सर्वाधिक नुकसान पहुंचा रहा है बख्तियार खिलजी। कौन पहुंचा रहा है? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने कहते हैं यहाँ पर ऐसे रिसोर्सेस थे, ऐसे संसाधन थे कि आई थिंक 7 से 8 दिन तक पूरा नालंदा जो है जलता रह गया। तो जो इतना मतलब यहाँ पर कंटेंट अवेलेबल था, बुक्स थी, सब कुछ। तो किस तरीके से लोग एक तरीके से भारत की परंपरा को, भारत की सभ्यता को, भारतीय संस्कृति को, भारतीय ज्ञान को नुकसान पहुंचा रहे थे, ये आपको समझना होगा। बावजूद इसके आज भी हम जो है इतिहास के पन्नों की बात कर दीजिए या सबके दिमाग की बात कर दीजिए, उसमें जीवित हैं। हमारी ज्ञान, हमारी परंपरा आज भी जो है जीवंत है। समझे बात को? तो ये आप थोड़ा-सा की फैक्ट याद रख लेना। उसके साथ-साथ सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट देखो सारी चीज़ें मैंने आपको दे दी। मिहिरकुल ने भी आक्रमण करा, बंगाल के गौड़ शासक ने, बख्तियार खिलजी की चर्चा हो गई। एक पॉइंट याद है कि इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कब करा गया? ये आपके एग्जाम में प्रश्न बिल्कुल 100% बनने वाला है। याद करके जाओगे कि नहीं जाओगे? यूनेस्को की ही ओरिजिनल वेबसाइट से मैंने ये जो है एक तरीके से स्क्रीनशॉट लिया है। 2016 में नालंदा विश्वविद्यालय को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर
हाल ही में एक महत्वपूर्ण चर्चा आई कि जो नया इसका पुनर्उद्घाटन करा गया है मेरे प्यारे बच्चों, पुनर्जीवित करने का जो प्रयास करा गया है, इस पूरी संपूर्ण यूनिवर्सिटी को वैसे ही तैयार करा गया है जैसे ये पहले के साथ-साथ इसमें आधुनिकता का समावेश कर दिया गया है, तो वो संबंधित जानकारी आपको मैं पीडीएफ के रूप में उपलब्ध करवा दूँगा। प्रश्न उनसे नहीं बनेंगे, जो प्रश्न बनेंगे मैं उनको टिक कर दे रहा हूँ, उनको ध्यान से सुन लो, बाकी तुम सब पढ़ लेना अच्छे से। इसको जो है बीवी दोषी ने जो है डिज़ाइन करा है। इस यूनिवर्सिटी को नवीनतम जो बना है संरचना उसको डिज़ाइन करने के डिज़ाइनर जो हैं वो हैं वीवी दोषी जी। इनको जो है आप अच्छे से याद कर लेना, थोड़ा-सा नाम याद और सस्टेनेबल नालंदा, मैं आपको कम शब्दों में बोल दे रहा हूँ, आप सस्टेनेबल समझते होंगे। तो नालंदा यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए, सस्टेनेबल रखने के लिए हर संभव प्रयास करा। मतलब आधुनिकता का समावेश तो है, पर सस्टेनेबिलिटी के आधार पर जो है तैयार है। इसके साथ-साथ आपके चीन, अमेरिका या अदर जो एक तरीके से देश हैं, उनने भी इसमें बहुत सहयोग करा है बच्चों, फंडिंग अवेलेबल करवाई है, सहयोग करा है। समझे बात को? तो ये जानकारी आपके स्क्रीन्स पर है, आप चाहें तो अच्छे से देख लें इन जानकारी को, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। संपूर्ण जानकारी एक-एक नज़र में आप पढ़ लेना, ये संपूर्ण विश्वविद्यालय से संबंधित सारे फैक्ट्स लिखे हुए हैं, इनको पढ़ लेना। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। एक-एक पॉइंट पर मैं चर्चा आपसे नहीं कर पाऊँगा। मेरा ये उद्देश्य है कि आपके पास वो डेटा भी पहुँच जाए और कम शब्दों में मैं समझा भी दूँ। तो इस आधार पर अब आप नालंदा विश्वविद्यालय को यदि अच्छे से पढ़ लेंगे, संपूर्ण टॉपिक को समझ चुके हैं, मैंने आपको संपूर्ण बता दिया मतलब करंट अफेयर से भी जोड़ दिया, हिस्ट्री से भी जोड़ दिया, पॉलिटी से भी जोड़ दिया आपका और भी संबंधित जो भी चीज़ें हो सकती थी, आपको अब मुझे ईमानदारी से बताइए कुछ प्रश्न हैं मेरे, उन प्रश्नों के जवाब आप देंगे या आप पूछेंगे या आप समझेंगे, तो मैं आपको उन प्रश्नों को दिखा देता हूँ। बताइए जल्दी। ठीक है, कमेंट करिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखिए प्रश्न 1 सबसे पहला मेरे प्यारे बच्चों, हाल ही में बिहार को लेकर एग्ज़ाम है। बिहार पीएससी को लेकर बिहार का बजट भी यदि बिहार पीएससी वालों को पढ़ना है इसी अंदाज में, अंदाज 360 एंड सेलेक्टिव है बच्चों, ये नहीं कि सब कुछ पढ़ा दिया जाएगा, वो गलती नहीं होता। वो पढ़ाया जाएगा जिससे आप पास होंगे। समझे बात को? पहली प्राथमिकता आपको पास करानी। चलिए, इस आधार पर यदि आपको जैसा लगे आप सारे बिहार वासियों से वो भी कमेंट करें और इस क्लास को बिहार तक बिल्कुल जाना चाहिए क्योंकि मेरे कुछ जेन्युइन प्रश्न हैं। पहला प्रश्न आपके लिए मैं बोल पहला प्रश्न ये है मेरे प्यारे बच्चों कि क्या सरकार निष्पक्ष होकर इन परीक्षाओं को करवा देगी? सरकार से भी ये प्रश्न है मेरे। समझ गए बात को कि क्या निष्पक्ष होकर ये सारी एग्ज़ाम्स कंडक्ट हो जाएँगी? लगभग 2000 वैकेंसीज़ बिहार पीएससी के एग्ज़ाम्स में निकली हैं। क्यों? क्योंकि अक्सर इतने समय से आप खुद से सोचिए ना तो वैकेंसी आ रही थी। अब पेपर लीक आपको पता है वर्तमान में कितनी बड़ी समस्या एक विद्यार्थी निवेदन, अनुनय, विनय सब करता है, एग्ज़ाम दे दो। एक परीक्षा होती है, फिर उसके बाद पेपर लीक हो जाता है, फिर परीक्षा होगी, फिर पता चलेगा कि साठगांठ हो गई थी, तो बने कोई और अधिकारी। मेहनत करने वाले अधिकारी नहीं बने, बने कोई और अधिकारी। मतलब पिताजी के बच्चे, रिश्तेदार, परिचित ये सब अधिकारी बन गए, जितने दूर-दराज के संबंध रखते थे या अच्छा खासा पैसा देकर संपूर्ण सेटिंग तो क्या वाक़ई में वो बच्चे जो मेहनती हैं, बिल्कुल अपने माता-पिता की समस्याओं को समझते हुए अपना पेट काट-काट कर पढ़ाई कर रहे हैं, वो सिलेक्ट होंगे इस एग्ज़ाम में? ये पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न कि क्या अवसंरचनाओं के निर्माण में अब भ्रष्टाचार नहीं होगा? मतलब जिस प्रकार से बिहार में बने पुल, एक तो न्यूज़ ये भी आई थी, आप यकीन नहीं मानेंगे कि आरसीसी रोड बनी, इसको लेकर ही लोगों ने अपने घर में छाप लिया। रियलिटी बात बोल रहा हूँ, बिल्कुल भी अनर्गल बातें नहीं है, बिल्कुल भी इधर-उधर की बात नहीं है। आरसीसी रोड बन रही थी बिहार में ही, बिहार की ही न्यूज़ है। एक गाँव में न्यूज़ वो बन रही थी, तो लोगों ने वो जो मटेरियल होता है, वो उठा-उठा के अपने घर में मतलब रोड ही चपटा कर दी। आप खुद से ऐसी स्थिति है, ऐसी स्थिति क्या रिजल्ट्स हो रहे हैं, आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मान लेते हैं कि सरकार आज जो है पिटारा खोल रही है अपना। बिल्कुल, पहली ही बार में सौगात दे रही है, बजट में सब कुछ लुटाया जा रहा है। अब तक क्यों नहीं लौटाया गया? अचानक क्या हो गया? हृदय परिवर्तन कहाँ से हो गया सरकार का कि वो बच्चों का क्या सोचिए जो इतने वर्षों से रोजगार के लिए लालायित थे, ओवर एज हो गए और जिनका जीवन आज भी जो है बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है।
यहाँ तक तो बेचारे साउथ की मूवियों में जाके भी काम कर रहे हैं या साउथ वाले टारगेट कर कर के बिहार वालों को जो है रख रहे हैं कि चलो इनके पास। उन बच्चों का क्या? उन युवाओं का क्या? उनके लिए जवाब कौन माँगेगा? कौन देगा? कोचिंग संस्थान बड़े-बड़े, जो इसी परीक्षा के बहाने अपना एग्ज़ाम सेंटर चला लेंगे बड़े-बड़े। प्रश्न समझ पा रहे हैं? या वो जो कहते हैं कि हम छात्रों को रोज़गार दे रहे हैं। और आखिरी कि प्राचीन काल में वैश्विक शिक्षा के इस केंद्र की खोई हुई आबरू मतलब नालंदा की बात कर रहे हैं, अब पुनः लौट पाएगी? बिल्कुल जेन्युइन प्रश्न है, ईमानदार प्रश्न है। यदि आप भी सहमत हैं, तो मैं कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन प्रश्नों को पहुँचा दो, पूरे बिहार तक पहुँचा दो, पूरे उत्तर प्रदेश तक पहुँचा दो, पूरे मध्य प्रदेश तक पहुँचा दो। और पता चलना चाहिए कि क्या वाक़ई में ये जवाब कोई ईमानदारी से देना चाहता है, उन बच्चों को रोज़गार देना चाहता है और बिहार में क्या वाक़ई में बहार आई है अथवा राजनेताओं को केवल सत्ता से प्यार। उम्मीद करूँगा जो लोग बाद में भी मेरे इस वीडियो को देखेंगे, कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स बिल्कुल देंगे, बताएँगे कि वीडियो कैसा लगा और प्रश्न सही है कि नहीं है, इस पर भी चर्चा करेंगे। मैं अतुल कुमार गर्ग विदा लेना चाहूँगा अब आपसे। उम्मीद करूँगा आपने हमारे सेशंस को लाइक करा होगा, अच्छा लगा होगा तो कृपया लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बता दीजिए, उसके बाद में ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को शेयर करना है, मैंने पहले भी आपको बोला है कि करिए और इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो से आपको जानना है, समझना है, आपके एग्ज़ाम में पास होना है, तो उस आईएएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, हम हर संभव प्रयास करेंगे कि आपको पहली बार में ही जय हिंद साथियों, मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है आने वाला भी, जो कि सेबी को लेकर है, उस पर भी आपसे चर्चा होगी। जय हिंद, जय भारत और